This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः आश्विन शुद्ध प्रतिपदा नवरात्रि प्रारंभः रसरत्न समुच्चय ताम्ररसम् शङ्खं चक्रं जलपां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माध्वाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोर्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत्मि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। सूताद्विगुणितं ताम्रपत्रं कन्यारसैः कृतं पिष्पातुल्येन बलिना भाण्डमध्ये विनिक्षिपेत् वन्न शरावकेणैव तत् ऊर्ध्वं लवणं त्यजेत् मुखे शरावकं दत्वा वह्निं यामचतुष्टयम् अवचूर्ण्येव तच्छुल्बवल्लमात्रं प्रयोजयेत्। तो पारद के दो गुना ताम्र पत्र उसको ये कुमारी स्वरस में मृत करके पिष्टवा तुल्येन बलिना उसके सम्मा गंधक डाल के भांड मध्य में निक्षिपे उसके पेषण करके भांड मध्य रखे शरावकेण एतद् ऊर्ध्वं लवणं त्यजेत्। स्वल्प शरावकेण पिधाय लवणेन ऊर्ध्वं प्रपूरयेत् त्यजेत् कहाँ है ततो भाण्डमुखं शरावान्तरेण आच्छाद्य यामचतुष्टयं वह्निना पच्येत्। एक वन्न कुछ पता नहीं चल रहा क्या है। लवणम त्यजेत तो छोड़ना इस प्रकार से यानी कि डालना इस प्रकार से अर्थ रहेगा। मुख्य शरावकन दत्वा फिर उसके ऊपर दूसरा शराब रख के वन्नी याम चतुष्टय वन्नी देना है। अवचूर्णे व तत्शुल्भम वल्लमात्रम प्रयोजय तो उसका चूर्ण करके यव मात्र वल्ल मात्र उसका प्रयोग करे। पिप्पली मधुना सार्धम सर्व रोगेषु योजे पिप्पली और मध के साथ सभी रोगों में प्रयोग करें। श्वासन चासम स्वयं पांडुम अग्निमांद्यम अरोचकम गुल्मप्लीह यकृन मूर्छा शूल
पक्त्यर्थम उत्तमम दोषत्रयम दोषत्रय समुद्भूतानाम समुद्भूतान आमयान जयति ध्रुवम रोगानुपान सहितम जयेत धातुगतम ज्वरम रसे रसायने चैव युद्धे युक्तमात्रया। अभी मालूम नहीं है, किसी ने प्रयोग किया है, तैयार किया है इस प्रकार से, तो फलश्रुति काफी वाइड है। गुल्मप्लीह यकृन मूर्छा, एक थोड़ा मूर्छा एक अलग है। शूल पक्त्यर्थम उत्तमम दोषत्रय समुद्भूतान आमयान जयति ध्रुवम, तो त्रिदोष विकारों में फायदेमंद प्रकार का है और धातुगत ज्वर भी नाश करता है। अथ अयः मुंडन तीक्ष्णं च कांतं च त्रिप्रकारम् अयस्कृता। मुंड तीक्ष्ण और कांत। मृदुकुंठम कडारं च त्रिविधम मुंडम उच्यते। तो मुंड उसमें तीन प्रकार का, मृदु कुंठ और कडार। द्रुतद्रावम विस्फोटम चिक्कणम मृदतच्छुभम, जल्दी जिसका द्राव होता है इसमें विस्फोट नहीं आते हैं। चिक्कण मृदु, ये मृदु है, शुभ है। ऋतम यत् प्रसरे दुःखात् कुंठम मध्यमम स्मृतम, द्वितीय होने पर ये बड़े दुख से उसका प्रसारण होता है, एक कुंठ है, मध्यम है। यत् भज्यते भंगे कृष्णम सप्त कड़ारकम। यत् हतम भज्यते भंगे, हत होने से इसका भंग हो जाता है। कृष्णम सात कड़ारकम, और कृष्ण वर्ण का है वो कड़ारक। मुंडम परम मृदुलकम कफवात शूल, कफवात शूल मूलाम मेह गत काम्र पांडुहारी गुलमाम वात जठरार्ति हर प्रदीपी शोकापहम रुधिरकृत फुलकोष्ठ शोधी। तो मुंड जो है वो परम मृदुलकम, कफवात शूल मूलाम, तो कफवात शूल मूलाम यानी कि शिरोरोग, मेह गद कामला पांडुहार, गुल्म आमवात जठरार्ति हर प्रदीपी शोकापहम रुधिरकृत फलकोष्ठ शोधी, शोध को दूर करने वाला, रक्त को निर्माण करने वाला, हृदय और कोष्ठ शोधन। तो ये एक अलग चीज रहेगी। मी मुंड भस्म या मुंडलोह भस्म मिलता है, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। तो बाकी एलोपैथिक की जो आयरन प्रिपरेशन है वो तो ज्यादा कॉन्स्टिपेशन करने वाली है, ये कोष्ठ शोधन करने वाला है, ये ऐसा है। What are the lakshana of Ashuddha Tamra Sevan and correlation with copper toxicity in modern science, and is there any connection between Ashuddha Tamra Sevan or rusted copper salts and Akalitva Paditya? Have you come across any such incident in your clinical practice, or does any connection possibility exist for that? इसमें पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, संदेह नहीं है। एलोपैथी में कॉपर टी के बजाय मुझे अन्य मालूम नहीं है कि जिसमें सीधा कॉपर का प्रयोग किया जाता है, शुद्धि वगैरह की कोई बात होती नहीं, या फिर इस प्रकार से मारण वगैरह की बात होती नहीं है। तो अशुद्ध कॉपर के सेवन से जो लक्षण या रोग निर्माण होते हैं उनकी यहाँ पे है। अकाल पलित ये उसमें देखा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन एक बार पीछे जाकर देखेंगे।
तो पता चलेगा कुछ, लेकिन टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स मिलने चाहिए। और अब ये विल्सन्स डिसीज, इसमें कॉपर का एक्यूमुलेशन होता है, उसमें शायद पारक ताम्र के शोधन और मारण द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं। सेलुलोस्पाज्मिन ये उसमें एक घटक पाया जाता है जो बढ़ जाता है काफी। तो मेरे ख्याल में अभी कोरिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, डायरेक्टली मिलेगा ऐसा नहीं लगता है। तो पॉसिबिलिटी तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और ग्रेइंग ऑफ हेयर ये वैसा मामूली साइड इफेक्ट है। अगर उससे टॉक्सिसिटी निर्माण होती है और फैटेलिटी होती है तो चर्चा का गंभीर विषय, इस प्रकार का गंभीर विषय रहेगा। लेकिन फैटेलिटी नहीं है तो ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं। अशुद्ध लोहम न हितम निषेवणात् आयुर्बलम कांति विनाशे निश्चितम। अशुद्ध लोह जो है वो नहीं सेवन करना है, आयुर्बल कांति विनाशी निश्चितम। हृदय पीड़ा तनुते ही अपाटवम रुजन करोत्येव विशोध्यमारय। हृदय में पीड़ा करता है और अपाटवम रुजम, तो well, your old kid whose whole family is drinking water from copper water pot, bought 25 years back and drinking water daily from this copper water pot only since 10 years, never knew about the rusting of copper and kalai of copper, which is to be done every 3 to 6 months. Now connecting the dots here, both his parents have significant Akalita Palita. Since 5 years, very significantly and more premature running of hair. Ask them to bring their copper pot to show me, examined and observed that resting in distillation. So I am assuming there might be connection between the said copper and premature running of hair. ये हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी केवल उनको उतनी ही तकलीफ हुई है या बाकी भी कुछ उनके ऊपर परिणाम हुए हैं, ये देखना पड़ेगा। और जब हम ताम्र की बात करेंगे या किसी और चीज की बात करेंगे, वो हमें अच्छी ही चाहिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया हो, रस्टिंग हो गया या और कुछ चीजें हो गई हो, तो किसी भी हालत में उसका प्रयोग करना ही नहीं है, उसमें संदेह नहीं है, तो वो बंद करना चाहिए, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन सिर्फ ग्रेइंग ऑफ हेयर ये नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो विशोधन करके मारण करें। एंड आई कुड find any significant nidam for their Akalita Palita in all them. Could find no familiar or generic history. What are other things to look for in Nidana for Akalita Palita? ये तो आपको हेतु कोश में मिल जाएगा, कारण क्या है पलिता, अकाल पलिता इस प्रकार से, तो वहां जाके ढूंढना पड़ेगा। और शिरोगतः ऊष्मा ये कारण बताया गया है तो अकाल पलित के लिए, तो वो ऊष्मा जो है वो पित्त के निर्माण करने वाले कारण, खास करके लवण रस, ये भी अकाल पलित निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, केस तुमने रखी है, इसके ज्यादा बहस नहीं करते हैं, ये एक नोटेबल केस है, बस नहीं।
अशुद्ध तांबराने वायू पित्त वाढले का ते बघायला हवे. वही मैं कह रहा हूँ कि फलित ही अगर हुआ है तो उसके और भी कारण हो सकते हैं, ये केवल एक ही कारण रहेगा ऐसा नहीं होगा. और इससे ज्यादा गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं तो उनके बारे में ज्यादा जिक्र करना चाहिए. ये दुष्परिणाम जो है वो फिर भी प्राणघातक नहीं है, प्राणघातक भी हो सकता है कृमिपण से. तो ठीक है. खरं सारंच रुन्नादं तारावट्टं च वाजिरं काललोहाभिधानं च षड्विधं तीक्ष्ण उच्यते. तो तीक्ष्ण लोह जो है वो खर सार रुन्नाद तारावट्ट वाजिर काललोह, इस प्रकार से 5 6 6 प्रकार का है. परुषम भोगोन्मुक्तं भंगे पारदवच्छविः नमने भंगुरं यत्तत् खरलोहमुदाहृतम्. परुषम भोगरोन्मुक्तं भोगर पोगर कुंचितालकवत् तरंगायितं तेन उन्मुक्तं तद्रहितम् इत्यर्थः. कुंचितालकवत् तरंगायित, पता नहीं लग रहा इसका हिंदी भाषांतर क्या किया है देखो. पोगरोन्मुक्तम इत्युक्तम पोगरस्य पर्यायाधिकमाह अंगचय इत्यादि. बिल्वञ्चात्र पोगरम अपेक्ष्य बोध्यम तेन अंगक्षया बद्धम पोगरंच इति एकार्थम. पोगरस्य स्वरूपलक्षणमाह चिकुरमिति. ताम्रपात्रातील पाणी बरेच जण पितात, ते अवॉइड करायला सांगावं का प्या असं सल्ला द्यावा. ताम्र अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ताम्र खराब हो गया हो तो नहीं लेना है, तो उसमें असं चल प्यावं असा रेफरन्स आहे, तो पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम भी पीते हैं रोज. अंगक्षयाच वंगंच पोगरस्याभिधायकम् अभिधात्रयम् चिकुरं भंगुरं लोहात् पोगरं तत्परं स्मृतम्. ये पोगर क्या है? वेगभंगुरधार यत् धारं यत् सारलोहं तदीरितं योगराभासकं पाण्डु भूमिजं सारनीरितं. पोगराभासक. हिंदी भाषांतर इसके पास है क्या? इसका क्या भाषांतर किया है, डाले इसमें. तो खरलोह और फिर पोगर, ऊपर खरम सारंच रुन्नादम, वहां पोगर का उल्लेख ही नहीं है. सार का नीचे नहीं है वहां. अंगक्षयाच वंगंच पोगरस्याभिधात्रयम्. खरलक्षणे पोगरोन्मुक्तम् इति उक्तम्, अतः पोगरस्य. ताम्रकुमारी ताम्राची काढी करकडीच्या घरात खुपसून ठेवावी, ते आपोआप विरघळते. असा घर ताम्रकुमारी वापरतात. त्याचप्रमाणे सुवर्णकुमारी पण काही योजनेत वापरतात. वरील ताम्रभस्म बनवताना कुमारी स्वरस उल्लेख. ताम्रकुमारी मैंने पहले कभी सुना था, अभी याद नहीं आ रहा था. कोरफड़ के घर में या कोरफड़ के मुंह में रखना है. तो ये कुमारी ताम्र अच्छा रहेगा, ताम्र कुमारी इस प्रकार से. और इसी प्रकार से स्वर्ण वचा में डालते हैं.
सुवर्ण कुमारी मैंने सुना नहीं था, सुवर्ण वचा ये सुना था। खरलोह में केश जैसी टेढ़ी रेखा से रहित हो, पोगरोन्मुक्त। पोगर का मतलब केश ऐसा है। एक बार ग्रांड कोश में देखते हैं पोगर का अर्थ क्या है। चुकुरम भंगुरम लोहा पोगरम तत्परम स्मृतम। तो और कुछ रेफरेंसेस है तो देखो भाषांतर, कुछ समाधान होता है तो। अंगक्षय इति। चिकुरम भंगुरम कुंचित कुंतल कुंतलवत् भंगी विशेषः इत्यर्थः। इसका कुछ अर्थ नहीं लग रहा है। सारस्य लक्षणमः वेगभंगुरधारम् इति। वेगभंगुरधारं वेगेन जवेन प्रबला धातेन भंगुरा भंगप्रवणा भग्नप्रवणा धारा यस्य तादृशम्। अत्यर्थ आघातेन एव भंगुरधारा न तु अल्पघातेन इत्यर्थः। वेगं गुरुधारम् इति पाठे वेगेन किंपाकेन अल्पोत्त अल्प उत्तापेन इत्यर्थः। जवं प्रवाहे किंपाके वेग शब्द स्त्रीषु स्मृतः इति शाश्वत वचन। तुरंत काटने पर पारद जैसा श्वेत चमकीला, ये तो अर्थ है, तो उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है। भंगे पारदवत छवि, ये जो बताया। पोगरोन्मुक्तम, ये उसमें रेखाएं नहीं है, ये शायद अर्थ हो सकता है। नमने भंगुरम, अगर उसका नमन करने की कोशिश करते हैं तो टूट जाता है, ये खरलोह बताएगा। अंगक्षयाच वंगंच पोगरस्य अभिधात्रे। ये भी थोड़ा अजीब है। पोगर का पोगर षष्ठी है पोगरस्य, और अंगक्षय वंगय दो ही है शब्द, अभिधात्रे कह रहे हैं। काफी क्लमसी है रचना। कृष्ण पांडु वपुषश्च चंचु बीज तुल्योर्पोर्गम क्लेदने चाति परुषम हृन्नादमिति कथ्यते। कृष्ण पांडु वपुः चंचु बीज तुल्यो उर्पोगरम।
पौगरैर्वज्रं संकाशैः सूक्ष्मरेखैश्च सान्द्रकैः निचितं श्यामलाङ्गं च वाजिरं तत् प्रकीर्त्यते। नीलकृष्णप्रभं सान्द्रं मसणं गुरुभासुरं लोहधातेऽप्यभङ्गात्मभारं कालाय सम्मतम्। रुक्षं स्यात् खरलोहकं सुमधुरं पाकेत वीर्ये हिमम्। तो रुक्ष है खरलोहक, समुद्रम पाकेत तिक्तोष्णम। तो तिक्त रसात्मक है लेकिन मधुर विपाक है। वीर्य हिम है, शीत है। कफपित्त कुष्ठ ज्वर प्लीहाम पांडवर्तिनी। नैद्यम मध्यम सद्यम सद्य सद्य शूलकृत गदक्षयजरा मेहाम वातापहम दीप्तं चाति रसायनं बलकरं दुर्नाम दाहापहम। तो इसे तिक्त और उष्ण है। कफ पित्त कुष्ठ जठर प्लीह आम पांडु, इनका नाश करने वाला। सद्य शूल यकृत गद क्षयजरा। यकृत गद क्षय जरा मेह आम वातापहम दीप्तं चाति रसायनम बलकरम। दीपन करने वाला अति रसायन बल कर दुर्नाम दाहापहम, और अर्ष और दाह को दूर करने वाला। खरलोहात् परम सर्वम एकैकस्मात् शतोत्तरम। अरे बाप रे। तो 100 गुना खरलोह से आगे वगैरह जो है वो 100 गुना बेहतर इस प्रकार के। भ्रामकं चुंबकं चैव प्रकर्षकं द्रावकं तथा एवं चतुर्विधं कांतं ब्रह्मकांतं च पंचमम्। कांतलोह जो है वो भ्रामक, चुंबक, कर्षक, द्रावक, इस प्रकार से 4 प्रकार का है। और रोमकांत ये पंचम है। चतुष्पंच सर्वतो मुखम एव तत् पीतं कृष्णं तथा रक्तं त्रिवर्णं स्यात् पृथक् पृथक्। क्रमेण देवतास्तत्र ब्रह्म विष्णु महेश्वराः। अरे तो पीत, कृष्ण और रक्त ये 3 वर्ण है। क्रमेण देवतास्तत्र ब्रह्म विष्णु महेश्वराः। और ये ब्रह्म विष्णु महेश्वर ये 3 देवताएं उसमें स्थित इस प्रकार की है। देखते हैं क्या करते हैं, क्या इसकी ऊपर टीका। किंचित एकमुखम किंचित द्विमुखम इत्यादि। अच्छा, अथा सर्वतोमुखी प्रतिभा इतिवत् एकमुखादि शब्देन एकविध विविध त्रिविधादि कार्य उपयुक्तम्। यत् अग्रे वक्षति कनिष्ठं स्यात् एकमुखम् इत्यादि क्रमेण इत्यादि। पीतादि वर्णवती कांतलोहे यथा क्रमं ब्रह्म विष्णु महेश्वरः अधिष्ठातृ देवताः ज्ञेया। तो ये मुख है 1 2 3 4 या 5 और सर्वतोमुख इस प्रकार के मुख का मतलब क्या है? और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो और अधिक है। स्पर्श वेदे भवेत् पीतं कृष्णं श्रेष्ठं रसायने रक्तवर्णं तथा शापे रसगंधे प्रशस्ते। स्पर्श वेदी
स्पर्शमात्रेणैव वेदकारकं रसेन्द्रस्य वेदाख्य संस्कार संपादकं वा इत्यर्थः। तो पारद का वेद केवल स्पर्श से ही करता है। स्पर्श बोधे इति पाठे स्पर्श ज्ञान जनने सुप्ति नाशार्थम इत्यर्थः। रसबंधे रसस्य निगडीकरणार्थम। स्पर्श वेदी भवेत् पीतम कृष्णम श्रेष्ठम रसायने रक्तवर्णम तथा चापि रसबंधे रसस्य। तो स्पर्श का ज्ञान करने वाला इस प्रकार का है कांतलोह। कांतलोह भस्म मेरे ख्याल में मिलता है बाजार में, देखना चाहिए, और कोई बनाता है तो भी देखना चाहिए। भ्रामकं तु कनिष्ठं स्यात् चुम्बकं मध्यकं मध्यमं तथा उत्तमं कर्षकं चैव द्रावकं चोत्तमोत्तमम्। तो आगे आगे वाले ज्यादा उत्तम है। भ्रामक कनिष्ठ, चुंबक मध्यम, कर्षक उत्तम, द्रावकंच उत्तमोत्तम, और द्रावक जो है वो उत्तमोत्तम है। भ्रामयेत लोह जातं तु तत्कांतम भ्रामकम मतम। तो जो भ्रम निर्माण करता है जो लोह, उसको भ्रामक कांत इस प्रकार से कहते हैं, कांत लोह। चुंबयेत चुंबकं कांतम कर्षयेत कर्षकं तथा। तो चुंबक कांत चुंबन करवाता है, तो ये लोहे के साथ कर्षयेत कर्षकं तथा, और कर्षक जो है वो आकृष्ट कर लेता है। साक्षात ये द्रावयेत लोहम तत्कांतम द्रावकम। तद्रोमकांतम स्फुटतात यतो रोमो गमो भवेत्। तो जिसके फूटने से वहां रोमोद्गम होता है वो रोमकांत है। कनिष्ठम स्यात् एकमुखम मध्यम द्वित्रिमुखम भवेत् चतुष्पंचमुखं श्रेष्ठम उत्तमम सर्वतोमुखम। तो जितने मुख है उसके आधार पर इसकी उच्च उच्च नीचता ये निश्चित की जाती है। फिर भी अभी मुझे में मुख क्या होता है ये पता नहीं चल रहा। यत् सन्निकर्षवशात् लोहांतरम आश्लिष्यति तत् चुंबकम। यत् लोहांतरम आकृष्य स्वांतिकम स्वांतिकम आनयति तत् कर्षकम। इसमें ऐसा है कि जिसकी ताकत ज्यादा हो, जिसका आकार बड़ा हो, वो दूसरे को आकृष्ट करेगा, कर्षक इसमें। और लोह शल्य अगर शरीर में घुस गया हो, खास करके आंख में बर जाती है लोहे की, तो उसमें चुंबक का प्रयोग किया जाता है उसको बाहर निकालने के लिए, तो वो आकृष्ट करता है उस लोहे को। ये आज भी प्रचलन में इस प्रकार का है। लेकिन चुंबक नेचुरली मिलने वाले और अभी चुंबक सिंथेटिक भी बनते हैं, काफी एप्लीकेशंस उसकी है। शायद चुंबक खुद जाकर दूसरे से मिल लेता है और कर्षक जो है वो आकृष्ट करता है। लेकिन ऐसा भी हो उसमें कि जो बड़ा हो, जो ज्यादा शक्तिशाली हो, वो दूसरे को आकृष्ट करेगा, और वो ज्यादा बलशाली नहीं है, बड़ा नहीं है, वो दूसरे में मिल जाएगा। अभी मैग्नेटोथेरेपी एक अलग चिकित्सा पद्धति है, और उन्होंने अपनी किताबें छपवाई है, और
चरक वगैरह से रेफरेंस लिए हैं और बड़ी बड़ी किताबें हैं। तो ये मुझे थोड़ा आश्चर्य का लगता था कि चरक वगैरह से कहाँ से रेफरेंस लिए है। मैं पूरी किताब देख नहीं पाया एक्चुअली। तो ये आ, हमारे ही ग्रंथों से निकली है मैग्नेटोथेरेपी, ऐसा कहना है। और ये चरक में जो चुंबक, एक पृथ्वी ही खुद चुंबक है या पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है, और इसलिए होका यंत्र जो है उसका जन्म हुआ, और नॉर्थ साउथ पोल निश्चित कर लेते हैं और उसके आधार पर बाकी दिशाओं को निश्चित कर लेते हैं। कंपास ये काफी कॉमन यूज में है, तो दिशाओं का ज्ञान करवाने के लिए ये अच्छा है। और जहाज हो या हवाई जहाज हो, इन सभी में ये बहुत आवश्यक, हम किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ जाना है, इसके बारे में ये बहुत अच्छी सलाह देता है। तो ये फिक्सेशन पॉइंट के हिसाब से ये अच्छा है कि चुंबक जो है वो, हाँ मैं बात कर रहा था उसमें वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसके बारे में काफी बहस है। और एक सीरियली चुंबक लगाए जाते हैं, मैग्नेट लगाए जाते हैं, और फिर उनका कहना है कि इसमें प्रवाह शुरू होता है और फिर उससे बीमारियां ठीक होती है। तो खासकर वेदना पीड़ा इसमें जल्दी अच्छा काम करता है, ऐसा देखा है। ये इंदौर में एक आदमी था, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में ही काम करता था, एलोपैथी का कुछ प्रयोग नहीं करता था, तो उसके पास काफी भीड़ होती थी। और चुंबक चिकित्सा या एक्यूप्रेशर ये मेन था, तो वो लगा के पेशेंट को रखता था, वहीं पे बैठने के लिए कहता था, और जाते वक्त पेशेंट खुश रहते थे कि दर्द बिल्कुल कम हो गया, इस प्रकार से। तो ये एक अलग तरीका है। तो ये चुंबक चिकित्सा या मैग्नेटोथेरेपी किस प्रकार से काम करती है, थोड़ा सा देखना चाहिए उसमें जाकर। और समुद्र में जो उछाल आना या कम होना, ओवरटी होना, ये जो बातें होती रहती है, उसमें पृथ्वी का सूर्य के इर्द गिर्द भ्रमण और चंद्र का पृथ्वी के इर्द गिर्द भ्रमण, ये प्रमुख कारण है। और इसके लिए हाई टाइड लो टाइड या इस भरती ओवरटी इस प्रकार की होती रहती है साइक्लिकली। तो उसमें मैग्नेट का भी कुछ रोल है। अभी काफी प्रयास समुद्र के जो वेव्स है उसके आधार पर बिजली निर्माण करना, ऐसा प्रयोग फ्रांस में हुआ था। अभी मालूम नहीं है, शायद इकोनॉमिकल नहीं है ज्यादा, इसलिए छोड़ा गया। लेकिन ये बात हो सकती है कि I have seen magnetic wrist belt people use for hypertension. Okay. तो सर्कुलेशन में मैग्नेटिज्म का रोल होगा, इसमें संदेह है, इस प्रकार का नहीं है। और सिम्टमेटिक रिलीफ तो जरूर मिलता है उसमें, वो मैंने भी देखा है कि ये लगाने से सिम्टमेटिक रिलीफ तो हो जाता है। एक्यूप्रेशर में ये दाल बिल भी लगाई जाती है, लेकिन इस मैग्नेटोथेरेपी में चुंबक ही लगाए जाते हैं, और उसका कौन सा पोल
कहाँ पे लगाना है, ये उसका कुछ निश्चित है, तो उसी प्रकार से उसको लगाना है, ऐसा है। तो ठीक है, एक अलग बात इस प्रकार की रहे। भ्रामकं चुम्बकं चैव व्याधिनाशे प्रशस्यते इत्यर्थे रसायने चैव कर्षकं द्रावकम्। व्याधिनाश के लिए भ्रामक और चुंबक, और रस और रसायन के लिए कर्षक द्रावक, ये इस प्रकार के हैं। बद्धोन्मत्त गजसूतः कांतम अंकुशमुच्यते। ये उपमा अलग ही है। सूत जो पारद जो है वो मदोन्मत्त गज है, और कांत उसका अंकुश है। जैसे हाथी को अंकुश से कंट्रोल किया जाता है, वश में लाया जाता है, उसी प्रकार से ये पारद को कांत लोह से नियंत्रित किया जाता है। क्षेत्रं ज्ञात्वा गृहीतव्यं तत् प्रयत्नेन धीमता मारुता तप विक्षिप्तं वर्जयन्नाथ संशयः। तो क्षेत्र जो है जहाँ पे ये मिलते हैं, उसमें से ग्रहण करना है प्रयत्न से, और धीमान व्यक्ति को ये करना है। मारुता तप विक्षिप्तम, जो वायु और धूप में छोड़ा गया है, वर्जयन नात्र संशय, वो उसका सेवन नहीं करना है, उसका प्रयोग नहीं करना है। पात्रे यस्य प्रसरति जले तैलबिन्दुर् न लिप्तो हिंगुर्गन्धं विसृजति तथा तिक्तता निम्बगर्तः। पाके दुग्धं भवति शिखराकारकं नेति भूमौ अन्तं लोहं तदिदमुदितं लक्षणोक्तं न चान्य। तो उसके पात्र में जले तैलबिंदु प्रसरति न लिप्ता, तो उसके पात्र में जल रख के उसमें तैलबिंदु डालेंगे तो वो बिखरता है। हिंगुर गंधम विसृजति, हिंग उसमें अपना गंध छोड़ देता है। तथा तिक्तता निम्बकल का, और निम्बकल का जो है तिक्तता छोड़ देता है। पाके दुग्धम भवति शिखरा कारकम नैति भूमो, उसमें अगर दूध का पाक किया जाए वो तो शिखराकार हो जाता है। नैति भूमो कांतम लोहम तदिदमुदितं लक्षणों तम न चान्य, तो यही कांतलोह का लक्षण है। शिखराकार का क्या होता है? यस्य पात्रे इन्द्रित पात्रस्थे जले न प्रसरति न विस्मरो भवति इदं तैलधर्म यत् जले निक्षेपमात्रेणैव तत् प्रसृतं भवति किन्तु कान्तपात्रस्थे जले निक्षिप्तं तत् स्थिरमेव तिष्ठति न प्रसरति। हाँ, न तैल बिंदु लिप्तो, तो एक ही जगह पे रह जाता है। ये कांतलोह का लक्षण बताया। लिप्त इत्यस्य हिंगु इत्यनेन अन्वयः यत्पात्रे लिप्तो हिंगु निजगन्धं त्यजति इत्यर्थः। तिक्तता निम्बकल का, वो तिक्तता छोड़ देता है, तो खाके देखेंगे निम्बकल से तो तिक्तता नहीं है। कांतायोति रसायनोत्तरतरं स्वस्थे चिरायुःप्रदं स्निग्धं मेहहरं त्रिदोषशमनं शूलामूलापम्। तो कांतलोह अति रसायन उत्तरतरम सबसे श्रेष्ठ है इस प्रकार का, स्वस्थ चिरायुःप्रदम, और स्वस्थ व्यक्ति में दीर्घायु देने वाला। स्निग्धम नेहहरम त्रिदोष शमन, स्निग्ध मेहहर त्रिदोष शमन, शूल आम मूल, आम और मूला पर तो शिरो रोग का नाश करने वाला, इस प्रकार का। गुल्मुखलीह यकृत क्षयामय हरम पांडुधर व्याधि
चित्तोष्णं हिमवीर्यकं हिमपरं योगेन सर्वात् गुन्वप्लिह यकृत क्षय येरो क्षय आमयहरम पांडु दर व्याधि पांडु और उदर व्याधि को नाश करने वाला तिक्तोष्ण हिमवीर्यकम तिक्तोष्ण लेकिन हिमवीर्य हिमपरम योगिनम सर्वार्थ में ये भी थोड़ा अजय तिक्तोष्ण और हिमवीर्य के दोनों बताए हैं। ठीक है ये पे 176 आयुर्वेद प्रधानो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि विरम्यते व्याख्यानकारः श्वः